हेलो फ्रेंड्स, हमने जैसे लास्ट वीडियोस में पार्ट 9 के बारे में आर्टिकल 243 से 243 ओ में हमने डिस्कस किया, शेड्यूल 12 11 इसके बारे में है। ऐसे ही पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में 243P से ZG इसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ शेड्यूल 12 है, ध्यान रहे। पार्ट 9 इससे रिलेटेड प्रोविजन 243 से 243O और शेड्यूल 11 ये 73rd अमेंडमेंट 1992 विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993, ये ध्यान में रखना। 243 से 243O पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन पार्ट 9 और शेड्यूल 11। ऐसे ही पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविजन 243P से ZG 74th अमेंडमेंट 1992 से जो 1 जून 1993 को इफेक्ट में आ गया, शेड्यूल 12 और पार्ट 9A 243P से 243 ZG ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। इनके जैसे सिमिलर प्रोविजन पार्ट 9B में 243 ZH से ZT में किए गए हैं। ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में किए गए। जैसे ये वाले 73rd अमेंडमेंट 1992, 74th अमेंडमेंट 1992 विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 पंचायत और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1993 म्युनिसिपैलिटी, ऐसे प्रोविजन यहां पर शेड्यूल, इसका शेड्यूल नहीं है, ये ध्यान रहे। इनके तो 9 और 9A, 9 का शेड्यूल 11, 9A का शेड्यूल 12 है। इसका कोई शेड्यूल नहीं है 9B का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में इसको 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में ऐड किया गया और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र साहा के केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इस पे लॉ किसने बना दिया? पार्लियामेंट ने। ये इतने साल तक किसी को ध्यान में नहीं आया, 2011 में बनाया 97th अमेंडमेंट के द्वारा और देश चलता रहा। एक व्यक्ति को ध्यान में आया, गुजरात में राजेंद्र शाह नाम के व्यक्ति को, उसने चैलेंज किया, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। बाद में गवर्नमेंट लेकर के इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई, इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया इधर पहले आया, क्योंकि गवर्नमेंट अपील में गई सुप्रीम कोर्ट, इसलिए UOI पहले, जो अपील करता उसका नाम पहले। उसके बाद में इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रोविजन यहां पर पार्ट, इसमें इसके साथ ही दिया हुआ है पार्ट, यहां देखिए एक बार, यहां पर देखिए, इसका पार्ट 9B 243 ZH से 243 ZT कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रोविजन 97 अमेंडमेंट से 2011 में जो किया गया, ये तो पार्ट एक तो 9B हो गया, दूसरा 43B भी ऐड किया गया इसी अमेंडमेंट से और इसी से आर्टिकल 19(1)C में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी टर्म को जोड़ा गया। तो देखो कितनी जगह हो गया। थर्ड शेड्यूल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1) के C में कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया, 243B में यानी पार्ट 4 DPSP में भी जोड़ा गया और इधर पार्ट 9 के बाद, पार्ट 9A के बाद पार्ट 9B 243 ZH से ZT जोड़ा गया। ये 97th अमेंडमेंट से 2011 में राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने कैसे लॉ बना दिया? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर जनरली लॉ नहीं बना सकता। सिर्फ 4 एक्सेप्शन हैं जिनमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है, लेकिन यहां पे तो ऐसी कोई सिचुएशन हुई ही नहीं। अब वो 4 एक्सेप्शन कौन से हैं वो भी यहां देख लो आप। ये 4 एक्सेप्शन हैं, देखिए एक बार इस चीज को ध्यान से समझ लो, एकदम शांत मन से। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B को डिस्कस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 19(1)C और 43B में जो दिया हुआ 97th अमेंडमेंट से 2011 में ऐड हुआ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे ऐड किया गया और ऐड करने वालों को अथॉरिटी नहीं थी। कैसे अथॉरिटी नहीं थी? पार्लियामेंट को। ये देखो यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल का, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, इन पे सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, इन पे कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर। सिर्फ ये 4 एक्सेप्शन है, 49, 50, इसमें 51 भी ले सकते हैं, 52 और 53, ऐसे 5 आर्टिकल कर दो आप। इन पे स्टेट लिस्ट में होते हुए भी, इसलिए इनको एक्सेप्शन लिखा है हमने, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हुए भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है।
और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट हैं, इन पे पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये हमने अभी देखा, इस पे पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इसलिए राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इस केस में राजेंद्र शाह ने कहा कि आर्टिकल 249 जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब देखो एक बार, आर्टिकल 249 में दे रखा नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट अगर हुआ तो उस नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रहित का कोई विषय है 249 में बताया गया, ऐसे पे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होते हुए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन उसको नेशनल इंटरेस्ट का राज्यसभा को घोषित करना पड़ेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। 250 में है, अगर स्टेट इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो ऐसी सिचुएशन में भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होते हुए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और जैसे 249 250 को हमने डिस्कस किया, ऐसे 251 249 और 250 दोनों के बारे में है, इसलिए इसको भी इसमें ले सकते हैं। तो 252 में दिया हुआ है कि यहां पर दो स्टेट या ज्यादा स्टेट ने रिक्वेस्ट किया सेंटर से कि हमारे लिए लॉ बना दो, और बाकी के स्टेट इसको अडॉप्ट करते हैं, तो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और 253 में ऐसा कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन हुआ है तो उसमें भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है। ये 5 आर्टिकल आप लिख लेना, 249 250 251 252 और 253, ये एक्सेप्शन है। ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन थी ही नहीं, फिर आपने स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर लॉ कैसे बना दिया। इसलिए ओनली 97 अमेंडमेंट को जो 2011 में किया गया, राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, मगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पहले से चल रहा था वो आज भी एज सच वैसा ही चल रहा है और आगे भी चलेगा। उसको चैलेंज नहीं किया गया था, वो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बनाया गया था। यहां पे ये सिचुएशन थी नहीं, इसलिए इसमें नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए राजेंद्र शाह के केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये ध्यान रहे, ये एग्जाम में इनमें बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। ये मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब हम एक बार देखेंगे पार्ट 9B को 243। इसमें एग्जाम में कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 243ZH में डेफिनेशन के बारे में दिया गया, इसका मतलब है ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन प्राधिकृत व्यक्ति, इसके बारे में 243ZQ में बता रखा है। बोर्ड यानी किन को मिलकर के बनेगा, बोर्ड में इसका एक निदेशक होगा, शासकीय निकाय होगा, इसके बारे में। और सी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी क्या एक ऐसी कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक सहकारी समिति जो बनाई जाएगी, जैसे एनजीओ होते हैं इसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बनती है वो आज भी वैलिड है, एज सच वैलिड है। उसके बाद में 243E में ऑफिस बियरर, यानी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी इनकी ऑफिस में कौन कौन लोग होंगे, किन लोगों को मिलकर के ये बनेंगी। तो इसके पदाधिकारियों में होंगे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, और इसका सभापति चेयरपर्सन, और उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन, सचिव, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, इनको मिलकर के ये सहकारी समितियां बनेंगी। तो ये ध्यान रखना है, पदाधिकारी पूछते हैं, इसमें एक कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है और डेप्यूटी चेयरमैन भी है, ये ध्यान रखना। वाइस चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों है। एक बार फिर से सुन लो, ऑफिस बियरर यानी पदाधिकारी 243ZH में यहां पर किसी भी सहकारी समिति के लिए एक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, एक उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट, एक सभापति यानी एक चेयरपर्सन, एक उपसभापति वाइस चेयरपर्सन, एक सचिव, सेक्रेटरी और या कोषाध्यक्ष, ये इनकी मिलकर के, इन पदाधिकारियों को मिलकर के एक सहकारी सोसाइटी बनेगी। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो सोसाइटी एक्ट के तहत है उसमें रजिस्ट्री, इसको पंजीकृत करवाना होगा। इसके बाद में स्टेट एक्ट और स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राज्य स्तरीय सहकारी समितियां, इसके बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल 11 का 32 नंबर का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको हमें ध्यान भी रखना है। ये मैंने
यहाँ पे आपको अभी इंडिकेट करके बताया था, इसको हमेशा ध्यान में रखना। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर की एंट्री है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो 9B में दे रखा है, इसके बारे में अभी हम आज के इस डिस्कशन में इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटियां, राज्यों की सहकारी समितियां, ये संपूर्ण राज्य में अपने कार्य, इसके कार्य का विस्तार, जैसे एनजीओ अपना वर्क बताता है ना कि मेरा कार्य क्षेत्र जयपुर जिला होगा या राजस्थान पूरा होगा या पूरा भारत होगा, ऐसे ही सहकारी समितियों को भी बताना होता है अपने उनके संविधान में कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या होगा। यह है इसका 243ZH के बाद में 243ZI। 243ZI में है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का निगमन। तो सहकारी समितियां स्वैच्छिक रूप से बनाई जाती है। राजस्थान में भी कुछ सहकारी समितियां काफी पॉपुलर हुई हैं, जैसे अभी जोधपुर बाड़मेर में स्पेशली, इधर एक रूमा देवी करके महिला है, उन्होंने सहकारी समिति बनाई। एम्ब्रॉयडरी जो हमारे बुजुर्ग दादी नानी उनके जमाने से जिसको कसीदाकारी कहते हैं, उनको लेकर के एक सहकारी सोसाइटी बनाई। आज वे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड तक में स्पीच देने के लिए बुलाई जाती है, उनके लेक्चर्स होते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति में भी उनको बुलाया गया था। यानी एक सेलिब्रिटी बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ऐसे गुजरात में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत पॉपुलर हुई जिसको लज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है, करोड़ों का टर्नओवर है। राजस्थान में ये सरस डेयरी जो है ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उर्मूल डेयरी, ये भी अमूल का जो दूध आता है, उर्मूल का जो बीकानेर में, इधर अपने उर्मूल, यहाँ बाकी अमूल गुजरात में और इधर। तो ये सहकारी सोसाइटियां यानी सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे। तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा कार्य दे दिया जाता है, कोई भी कार्य हो सकता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि साहब वो काचरे का बीज, कैर सांगरी, मतीरे का बीज, इनको इकट्ठा करते हैं, इसकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रखी है। गांव गांव से एक एक कहीं पे बोरी, एक कट्टा ऐसा भर लेते हैं, फिर कई गांवों को मिला करके एक कैंपर भर लेते हैं, और फिर कई सारे गांव यानी लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक ट्रक अपलोड करके उसको भेजते हैं, जो मेडिसिनल यूज है इन सब चीजों के। ऐसे रूमा देवी ने एम्ब्रॉयडरी का, और लज्जत पापड़ वालों ने पापड़ और मंगोड़ी का, और ऐसे ही सरस डेयरी वालों ने, अमूल डेयरी वालों ने, मदर्स डेयरी वालों ने, इन्होंने ये दूध का, ऐसे मिलकर के जो काम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके कोई कार्य किया जाएगा सामूहिक रूप से। सहकारी खेती भी होती है कोऑपरेटिव, इस पे विनोबा भावे ने भी काफी कहा था, महात्मा गांधी ने भी कहा, और अब धीरे धीरे जोत छोटी होती जा रही है। ऐसे लोग मिलकर के खेती करेंगे तो वो सहकारी तरीके से, लोन देने की भी सहकारी सोसाइटियां हैं, ये अलग अलग एरियाज में काम करती हैं। इसके बारे में पार्ट 9B में प्रोविजन किया गया है। 243ZI के बाद में ZJ, नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बियरर। बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि सहकारी सोसाइटियां अधिकतम 21 सदस्यों से मिलकर के बनेगी, 21 से ज्यादा लोग उसमें नहीं होने चाहिए। इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 2 उस जगह की रहने वाली कोई लोकल महिलाएं होनी चाहिए, और इनका निर्वाचन 5 साल के लिए होगा। देखो हमने यहां देखा पंचायतों का चुनाव का कार्यकाल 5 साल, इससे पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, अभी हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल, पंचायत का कार्यकाल 5 साल, म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल 5 साल, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो लोग चुने जाएंगे उनका कार्यकाल भी 5 साल का होगा, ये ध्यान में रहे। 243ZK, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स, इसके जो बोर्ड्स के मेंबर हैं उनके इलेक्शन करवाए जाएंगे, और हर 5 साल में इनके संविधान के अनुसार इनके चुनाव होंगे और नए सदस्यों का निर्वाचन। ये सारी बातों के बारे में प्रोविजन यहाँ 243K में इसके इलेक्शन के बारे में प्रोविजन किया गया कि एक निर्वाचक मंडल बनेगा, वो इनके चुनाव करवाएगा, उन्हीं में से
कोई एक व्यक्ति जिसको चुनाव अधिकारी बना देंगे और चुनाव करवाए जाएंगे। किसी को नया अध्यक्ष बनना है या कोई नई पोस्ट पे आना है, किसी को सचिव बनना है, किसी को कोषाध्यक्ष बनना है, ये सारे इनके चुनाव कराए जाएंगे ऑफिस बियरर्स के और इसके मेंबर्स के। इसके बाद में 243ZL में बोर्ड का अतिक्रमण और निलंबन और अंतरिम प्रबंधन, सेपरेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, इसके बारे में अगर कोई भी बोर्ड 6 महीने से अधिक अवधि तक के लिए, अगर उसकी 6 महीने तक मीटिंग नहीं हुई है तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बोर्ड भंग हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। जैसे हमारे पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के एक सेशन से दूसरा सेशन, यानी शीतकालीन सत्र के बाद में बजट सत्र और बजट सत्र के बाद में मानसून सत्र, मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, इनके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं होगा। कोरोना में भी देश 10 महीने एक बार और 4 महीने एक बार बंद रहा, फिर भी हमने पार्लियामेंट का सेशन करवाया क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं आने दे सकते। ऐसे ही यहां पर भी 6 महीने तक का अंतराल नहीं होगा। विद इन 6 मंथ इनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या ऑफिस बियरर्स हैं, इनकी मीटिंग होना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कंपलसरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली कंपलसरी है। अगर नहीं किया गया तो बोर्ड भंग हो जाएगा। या फिर बोर्ड के जो ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए बोर्ड बनाया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है, इनका कोई अतिक्रमण करेगा, वायलेशन करेगा तो उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यह है 243L। ये तो ये एक ध्यान रखना, जैसा 243ZH में जैसा प्रोविजन, ऐसा सिमिलर प्रोविजन 243P में, ऐसा ही 243 में, यानी पंचायत में 243 में जो प्रोविजन है ऐसे प्रोविजन 243P में म्युनिसिपैलिटी में, और 243ZH में ऐसे प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पार्ट 9B में है। ये ध्यान रखना, पार्ट 9B में आर्टिकल 243 से 243ZH जो 97th अमेंडमेंट से 2011 में लाया गया, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। जैसा 243ZH के सिमिलर प्रोविजन 243P और 243 में है, ऐसे सिमिलर प्रोविजन 243ZJ जैसे प्रोविजन 243U में और 243U के जैसे 243E में, मींस 243E में जो प्रोविजन है ऐसे 243U में और 243U जैसे 243ZJ में। जैसा 243ZL में प्रोविजन ऐसे सिमिलर प्रोविजन 243V और 243F, यानी पंचायत में 243F के बारे में जैसे प्रोविजन है ऐसे प्रोविजन 243V में और ऐसे सिमिलर प्रोविजन 243ZL में किए गए हैं। ये हमने अभी देखा। इसके बाद में अपने राजस्थान में तो बहुत सारी, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारी कोऑपरेटिव, यानी जहां जहां कोऑपरेटिव का नाम आ जाए समझ लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई, जमीनों के एक साथ जमीन ले ली, उसको डेवलप किया, फिर प्लॉट बनवाए, प्लॉट काट करके बेच दिए, बिल्डिंग बना के बेच दी। ये ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। 243M ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी तो उसका ऑडिट भी रेगुलर करवाना होगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई फाइनेंशियल अनियमितताएं या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में प्रोविजन 243ZM में किया गया। 243ZN कन्वेनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर, यानी विद इन 6 मंथ इनकी एक बैठक करनी होगी। 243ZN में यह प्रोविजन किया गया। 243ZO में राइट ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार, यानी उस कमिटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस सोसाइटी में क्या कार्य हो रहा है, इसके सदस्यों को भी और इसके ऑफिस बियरर्स को, सबको इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उनको राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो जान सकते हैं कि इस सहकारी, और कोई नया मेंबर बनना चाहता है वो भी जान सकता है, इसके सदस्य भी जान सकते हैं कि ऑफिस बियरर, इनको भी राइट है, सबको ये राइट है कि इसमें क्या कार्य हो रहा है। तो ऐसा सूचना प्राप्त करने का अधिकार 243O में दिया गया है। रिटर्न्स के बारे में विवरणियां, यानी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं
उनका ऑडिट करना यानी रिटर्न भरना, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, ऐसे इसमें भी कौन सा कितना पैसा कहाँ लगा है, कहाँ पे इसका खर्च हुआ है, इस तरह का सारा प्रोविजन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये 243P में, तो यहाँ पर 243M के जैसा प्रोविजन 243Z में किया गया और 243Z के जैसा J में। तो पंचायत में 243J जैसा सिमिलर प्रोविजन 243Z और 243Z जैसा 243M में किया गया, इसको हमें ध्यान में रखना है। और 243K जैसा प्रोविजन 243ZA में और 243Z जैसा K में, यानी पंचायत में 243K में जो प्रोविजन है ऐसा सिमिलर प्रोविजन, यानी जो पार्ट 9 पंचायत में 243K में प्रोविजन है ऐसा सिमिलर प्रोविजन 243ZA में म्युनिसिपैलिटी में, और 243ZA में जो प्रोविजन है ऐसा सिमिलर प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 243ZK में किया गया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। 243Q ऑफिस एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपराध और शास्तियां। तो स्टेट का लेजिस्लेचर इसके लिए लॉ बनाएगा। कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई तो इसमें किसी पे आरोप लगाया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 14 दिन का समय देंगे वो अपना पक्ष रखे। और ये नेचुरल जस्टिस के लिए हर मामले में है। अगर राष्ट्रपति को भी हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, या किसी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज को, राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट के बारे में दिया हुआ, अगर यहां पे हम हटाना चाहते हैं, 116 में उधर स्टेट के मामले में, तो 61 इंपीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ऐसा ही 124 क्लोज 4 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज का, ऐसे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, पंचायत म्युनिसिपैलिटी किसी का भी जिस ऑफिस बियरर को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी उसको बिफोर 14 डेज एक नोटिस दिया जाएगा, उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना। इसके बाद में 243R है एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों का लागू होना। यानी कुछ सहकारी सोसाइटियां कुछ गांव में, यानी एक तहसील में, कुछ एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, कुछ स्टेट में और कुछ एक से ज्यादा स्टेट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में होंगी उनके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। ऐसा प्रोविजन इसमें किया था 243ZR में, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया राजेंद्र शाह से, ये ध्यान में रखना। पार्ट 9 भी अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम में भी एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट है 243ZS एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। जैसा प्रोविजन यहां पर 243L में था, 243L इसके जैसा सिमिलर प्रोविजन 243ZB में, और 243ZB जैसा सिमिलर प्रोविजन 243ZS में। यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजन हमारे यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होंगे। म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविजन 243ZB में है कि ये हमारे यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होंगे, और पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन 243L में है, ये हमारे पंचायत में भी लागू होंगे। तो यहाँ 243L पंचायत से रिलेटेड, 243ZB म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड और 243ZS कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, यानी ये यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होंगे। स्टेट जो हमारे 28 राज्य हैं उन्हीं की तरह 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट की तरह 8 यूनियन टेरिटरीज में भी ये प्रोविजंस लागू होंगे। इसके बाद में 243ZT कंटिन्यूइंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, विद्यमान विधि का जारी रहना। ये भी ZT जैसा सिमिलर प्रोविजन यहाँ पे भी किया गया है। पंचायत में 243N में जो प्रोविजन है ऐसा प्रोविजन म्युनिसिपैलिटी में 243ZE में है, ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन 243ZT में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ध्यान रखना। 243N में पंचायत के बारे में जो प्रोविजन है ऐसा प्रोविजन म्युनिसिपैलिटी में 243F में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 243ZT में ऐसा सिमिलर प्रोविजन किया गया कि ये जो पहले से चली आ रही हैं वो नियम चलेंगे। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो आया है, देखो यहां पर ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आया है, इससे पहले के प्रोविजन ऐसे जारी रहेंगे। ये 74th अमेंडमेंट से आया 243ZF,
पहले जो प्रोविजन है वो एज सच जारी रहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो पहले का जो सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो एज सच अपना काम करेगा, उसके होते हुए भी ये भी अपना काम करेंगे। हालांकि अब इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया पार्ट 9B यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से 2022 में। इसके बाद में इसका ये यहां तक 243ZT तक का प्रोविजन है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आज के इस डिस्कशन में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिस्कस किया, जो पार्ट 9B में आर्टिकल 243Z से ZT 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको ऐड किया गया। और जब इसको यहां पर हमने ऐड किया, ये देखिए पार्ट 9B में 243Z से ZT में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने 97th अमेंडमेंट से 2011 में ऐड किया गया। तो इसमें 19(1)C में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जोड़ा, 43B DPSP में एक नया आर्टिकल ऐड किया और यहाँ पे पार्ट 9A के बाद में पार्ट 9B 243Z से ZT एक नया पार्ट हमने ऐड किया, जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से इसको इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर का एंट्री है, इस पे यूनियन लॉ नहीं बना सकता उन 4-5 एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ करके जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये एक हमारा पार्ट 9 243 से 243O पंचायत और पार्ट 9A 243P से ZG म्युनिसिपैलिटी और पार्ट 9B 243ZH से ZT, इनको एक पेयर बना के लर्न करना है। आप में से ये किसी को भी और कोई डाउट हो, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आज का डिस्कशन और ये तीनों की कंपैरिजन टेबल पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लॉ से रिलेटेड मिलेंगे तो आपको उसका जानकारी में आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। इसलिए आप हमें आपका कोई सजेशन हो तो भी देते रहिएगा। डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।